हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के जो एक कंपनी को फॉलो करके चलने पड़ते हैं डिवेंचर को इशू करने के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कुछ कॉलम्स देखे थे। वो कॉलम के अंदर हम लोग ने कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ा था 2013, और कंपनीज एक्ट में जो शेयर कैपिटल और डिबेंचर था उसके बारे में पढ़ा था, और सेबी के रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था। तो एक एक करके उस चीज को डिटेल में देखना चालू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कर लिया था। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द प्रोविजन एज पर द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर ऑफ रूल 2014। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है एक एक करके सब देखते हैं। पेज नंबर 71 पे आपका ये आंसर है। आप टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठ सकते हो ताकि आपको इजीली जो भी चीज मैं आपको बोलूँ आप अंडरलाइन करते चलो और चीजों को समझो। आपका फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर। टेन्योर मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी डिबेंचर आपने जो इशू किया हुआ है वो इशू कितने दिन के लिए किया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितने दिन के लिए वो हम अगर देख लेंगे तो कैसा रहेगा, ऑल द सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम्ड विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जो भी सिक्योर डिबेंचर अगर होगा, कंपनी ने उसे इशू किया है और वो जो इशू किया है वो 10 साल के बाद, मतलब विद इन 10 year कंपनी को वो वापस से डिबेंचर होल्डर को लौटाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं विद इन 10 year सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिटर्न बैक। जो भी उनको है रिडीम कर देना पड़ेगा। कुछ कंपनीज हैं जिन्हें ये जो 10 years का जो पीरियड है उसे बढ़ा के भी मिला हुआ है। वो कंपनीज कौन कौन सी है? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हो गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गई, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हो गई, आरबीआई हो गई। इन लोगों को 10 साल से ज़्यादा समय ये लोग ले सकते हैं डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। फिर भी 10 साल से ज़्यादा यानी 50-60 साल नहीं, बस 30 साल तक ये लोग डिबेंचर रख सकते हैं अपने पास। 30 साल के बाद इनको डिबेंचर इनको भी रिटर्न कर देना पड़ेगा। इनका जो सेकंड पॉइंट है वो है क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि किस तरह से चार्ज को, लाइक जो एसेट है उससे चार्ज कैसे क्रिएट होता है। एसेट पे चार्ज क्रिएट से मेरा मतलब है कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट ऑफ अ कंपनी टू इट्स सब्सिडरीज और होल्डिंग कंपनी। या तो सब्सिडरी कंपनी पे या तो होल्डिंग कंपनी पे किसी भी तरह से एसेट पे चार्ज होगा। लाइक अगर आपने किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदा हुआ है और कंपनी अगर आपको आपके पैसे लौटाने में असहमत रहती है, फेलियर होता है उनका, आपको पैसे आपको वो रिटर्न नहीं कर पाती है, तो आप कंपनी के एसेट पे चार्ज कर सकते हो। यानी कंपनी पे एसेट पे चार्ज करने से मेरा मतलब है कि फ्यूचर में अगर कंपनी आपका पैसा नहीं पे कर पाती है तो आप उनके एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। अ वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी एडुकेट टू रिकवर द एंटायर डिवेंचर इशू। जो आपका चार्ज होता है एसेट पे ना, वो इतना अमाउंट होना चाहिए, इतना एडुकेट अमाउंट होना चाहिए कि जितना डिवेंचर तुमने बेचा है वो पैसा सामने वाला रिकवर कर ले आपका एसेट बेच के। कंपनी का एसेट बेच के डिवेंचर होल्डर उतना पैसा तो रिकवर कर लेना चाहिए। डिवेंचर इशू एंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन इट। जो भी इंटरेस्ट उन पे पे किया जाता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में। If government company issue a secured debenture which has a central and a state government guarantee, then it not create any charge on asset। कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिनका बोलते हैं ना एक तरीके से गवर्नमेंट ने बोला है कि ठीक है अगर ये कंपनी आपको डिबेंचर नहीं पे कर पाएगी, आपको डिबेंचर रिडीम नहीं कर पाएगी तो हम पे करेंगे। तो वैसे गवर्नमेंट कंपनी पे आप कभी भी एसेट पे चार्ज नहीं कर सकते। यानी आपका पैसा तो गवर्नमेंट पे करने वाली है, तो अब उसके ऊपर आपको अनसिक्योर्ड जैसा डिबेंचर लेना होगा। आपका एसेट पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट आपका पैसा रिटर्न में पे कर देगी। थर्ड है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। इसके बारे में भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। जब आप 500 से ज्यादा आपके डिबेंचर होल्डर हो जाए तो आपको डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना जरूरी हो जाता है। द कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज। कंपनी ऑल्सो हैज टू एग्जीक्यूट ए डिबेंचर
ट्रस्ट डीड आइदर बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस और विद इन 60 डेज फ्रॉम द इशू। अब जब भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो उस समय आपको ट्रस्टीज बनाने पड़ते हैं, लाइक ट्रस्टीज अपॉइंट करने पड़ते हैं, या तो 60 दिन के अंदर आपको करना जरूरी है। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, जब आप डिबेंचर अलॉट करते हो उसके 60 दिन के अंदर आपको ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है। डिड कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय अ कंपनी एंड ट्रस्टीज क्लियरली स्टेट रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। अब वो जो प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर ट्रस्टीज का क्या रोल होता है वो सारी चीजें अच्छी तरह से मेंशन उसके अंदर होती है, क्योंकि वो मेंशन होगी तभी तो आपको पता चलेगा कि ट्रस्टीज होते क्यों हैं, आपको कैसे ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ है आपका क्रिएटेड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसके बारे में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से कंपनी रिडेम्पशन रिजर्व बनाती है, यानी जो भी कंपनी पैसा डिबेंचर के थ्रू लेती है वो जब उसे रिडीम करना पड़ेगा तो उतना उसको रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है। जैसे कंपनी ने 100 रुपए का डिबेंचर बाहर से लिया, जैसे आपने 100 रुपए का या 10 जन मिलके 10-10 रुपया दे के अगर डिबेंचर कंपनी से लेते हैं, यानी कंपनी के पास 100 रुपया आ गया, तो 100 रुपया अगर हुए तो फ्यूचर में उसे 100 रुपया रिडीम करना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 साल तक तो इंटरेस्ट पे करेगी, लेकिन लास्ट में 10 साल के बाद उसे पैसे रिडीम करने पड़ेंगे। उस चीज के लिए कंपनी एक रिजर्व बना के रखती है जिसे रिडेम्पशन रिजर्व कहा जाता है। वो रिडेम्पशन रिजर्व कंपनी बना के रखेगी, वो हमेशा 25% ऑफ द अमाउंट होना चाहिए। 25% ऑफ द अमाउंट मतलब 25 रुपए का रिजर्व कंपनी को कम से कम रखना पड़ेगा अगर 100 रुपया देना है तो। क्लियरली इसके अंदर लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से याद हो जाएगी। कंपनी डिवेंचर, कंपनी हैज टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग। ये चीज को प्लीज आप टेक्स्ट बुक के अंदर अंडरलाइन कर लो, 25% ऑफ द अमाउंट उसे रखना पड़ता है। डिवेंचर इन अ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर डिवेंचर 30 अप्रैल ईच ईयर। हर साल के 30 अप्रैल को उतना चीज उसे करके रखना पड़ेगा। 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट डिवेंचर मेंटेन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ इट नेक्स्ट ईयर। अगर आपका जो डिवेंचर है वो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को मैच्योर हो रहा है, तो ये वाले साल, उसके पहले वाले साल आपको फाइनेंशियल ईयर तो पता होगा आई थिंक, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये होता है, तो आपको अगर जो आपका पहला साल है 30 अप्रैल तक आपको उतना जमा करके पैसा रखना होगा, 15% ऑफ द अमाउंट। अगर नेक्स्ट ईयर आपको 100 रुपये पे करने हैं तो आपको कम से कम 15 रुपये आपके रिजर्व में ये साल होने चाहिए। नेक्स्ट ईयर अगर आपको पे करने हैं 100 रुपये तो अभी आपको 15 रुपये आपके अकाउंट में होने जरूरी है। किसमें अकाउंट में? रिजर्व में, जो आपका रिडम्पशन रिजर्व है उसके अंदर। फ्रॉम द अकाउंट इज यूज फॉर रिडम्पशन डिवेंचर। तो ये आपका प्रोविजन था कंपनीज एक्ट का, जो रूल था 2014 का। आगे सेबी ने भी कुछ रूल्स रेगुलेशन लगा रखे हैं, उसको भी देख सकते हैं। जो फर्स्ट है उसका, उसने बोला मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम कितने लोग ने सब्सक्राइब किया है आपके डिबेंचर को, उसके बारे में सेबी रेगुलेशन करती है, यानी रेगुलेट उसको करती है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या करती है? आपका जो भी सिक्योरिटी बाइंग एंड सेलिंग करती है कंपनी, जो भी शेयर बाइंग एंड सेलिंग करती है, इन सब चीजों पे रेगुलेशन रखती है, यानी इसमें किसी भी तरह का गलती न हो जाए। रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन एक्ट 2008, रेगुलेशन एक्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड कलेक्टेड बाय अ कंपनी। एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है जो कंपनी को कलेक्ट करके रखना होता है। एज पर द सेबी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर द पब्लिक इशू of debenture is 75% of the base size of 100 करोड़। आपका 100 करोड़ अगर बेस साइज है तो 75% आपको आप जो भी उसका अमाउंट का 75% है उतना आपका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मिनिमम उतना तो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, अगर नहीं रिसीव होता है तो क्या होगा? द एंटायर मनी रिसीव्ड शुड बी रिफंडेड विद इन 12 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। अगर आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं आता है, मिनिमम लोग आपको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो 12 दिनों के अंदर आपको वो सारे के सारे पैसे अपने शेयर होल्डर को रिटर्न लौटाने पड़ेंगे। ये चीज को इजीली आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है आपका रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो
ज्यादा लोग ने सब्सक्राइब कर लिया तो। कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन अमाउंट टू द मैक्सिमम ऑफ 100% ऑफ बेस इशू। जो आपका बेस इशू था उसका 100% जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो कंपनी उस पैसे को रख सकती है। और एनी लोअर यूनिट स्पेसिफाइड बाय द लेटर ऑफ ऑफर। और अगर लोअर की बात करूं मैं कि लोअर कितना पैसा आप रख सकते हो, लोअर लिमिट की बात करूं मैं, तो वो आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा, वो हिसाब से आप रख सकते हो। अपर 100%, लोअर जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा उतना। थर्ड है आपका अंडरराइटिंग्स। अंडरराइटिंग्स क्या होते हैं? जब भी आप कंपनी का शेयर सेल करते हो या फिर कोई भी डिबेंचर सेल करते हो, अगर आपको सेल करने में कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कंपनी का शेयर या डिबेंचर बिकता नहीं है, वैसे केसेस में अंडरराइटर्स होते हैं जो आपके शेयर को बाय कर लेते हैं, जो आपके डिबेंचर को बाय कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है अंडर राइटिंग। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर मस्ट बी मेंशन इन द लेटर ऑफर। ऑफर लेटर में या तो प्रोस्पेक्टस में ये सब चीजों में मेंशन होना चाहिए कि आपने अंडरराइटर को अपॉइंट किया हुआ है। अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी का शेयर बाय कर लेते हैं शेयर न बिकने पे। फोर्थ पॉइंट है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको कंपनी को क्रेडिट रेटिंग देती है कि आपके कंपनी की इज्जत कितनी है मार्केट में, आपने कभी कोई फॉर्जरी किया है कि नहीं किया है, आपने टाइम पे पैसे पे किए कि नहीं किए अपने डिबेंचर होल्डर को, अपने शेयर होल्डर को। तो ये सब रेटिंग से भी मांगती है कि अगर अपनी कंपनी है जो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, कभी भी ऐसा कुछ उनके साथ नहीं हुआ है कि वो कभी अपना इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड देने में असहमत रह गए, तो ऐसा कुछ अगर कंडीशन नहीं हुआ है कंपनी के साथ तो उन्हें क्लियर चिट मिल जाती है, क्लीन चिट मिलती है। पब्लिक इश्यू और द राइट इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर मस्ट बी ऑब्टेन ए क्रेडिट रेटिंग ऑफ वन और मोर कंपनीज। एक से दो ज्यादा एजेंसी से आपके पास एक क्लियर कट क्रेडिट रेटिंग होनी जरूरी है। अगर कुछ क्रेडिट रेटिंग कंपनी को एग्जांपल लूं, जैसे क्रिजेल हो गया जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, केयर हो गया, आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, सेकंड पॉइंट में देख सकते हो, विच रेट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी की क्या वर्दीनेस है मार्केट के अंदर, वो चीज ये सारी कंपनियां बताती हैं। तो इनसे भी आपको रेटिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी आपको सेबी बताती है। तो गाइस ये आपका दो प्रोविजन था, एक कंपनीज एक्ट 14 का था 2014 का, और एक सेबी ने जो रेगुलेशन बनाया था उसके ऊपर था। ये दो टॉपिक ये लेक्चर में कवर करते हैं। लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा अगर हम अगला टॉपिक लेंगे जो कि आपका प्रोसीजर है, डिवेंचर को इशू करने का प्रोसीजर है। तो अगले जो पार्ट में मैं प्रोसीजर कवर करूंगा और चैप्टर को वहीं पे खत्म कर दूंगा। तो अभी के आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपको किसी और चैनल पे इतने डिटेल में एसपी का लेक्चर नहीं मिलेगा, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।